बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम वकास अख्तर फ्रॉम चैनल इंटरेस्टिंग स्टडी। आज हम चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 15 कवर करेंगे। ये क्वेश्चन जुड़ा हुआ है पीछे वाले टॉपिक से। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 13 कवर किया है तो मैं ये सुजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको एक कनेक्टिविटी के साथ चीज़ें समझ आ सकें। सो आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये दो बॉडीज़ के अबाउट है जो कि मूव कर रही हैं। इस क्वेश्चन की लॉजिक ये है कि हमने दो बॉडीज़ कंसीडर की हैं, दोनों ही मूव करेंगी लेकिन इनकी सेटिंग कुछ इस तरह से की गई है कि एक बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगी और एक बॉडी को टेबल की सरफेस के ऊपर सेट किया गया है और ये बॉडी हॉरिजेंटली मूव करेगी। हॉरिजेंटल का मतलब होता है कि बॉडी राइट टू लेफ़्ट मूव करने के लिए अलाउड है और वर्टिकल मूवमेंट का मतलब ये होता है कि बॉडी जो है अप एंड डाउन मूव कर सकती है। सो इन दोनों बॉडीज़ को हमने एक रस्सी के साथ इस तरह अटैच किया हुआ है। इनके सेंटर में हमने एक पुली को अटैच किया और इस पुली के ऊपर से ये रस्सी पास आउट हो रही है। सो दोनों बॉडीज़ मूव करेंगी लेकिन इन दो बॉडीज़ की मूवमेंट कुछ इस तरह से है कि एक बॉडी वर्टिकल मूव करेगी एंड द अदर मूव्स ऑन द हॉरिजेंटल स्मूथ सरफेस। दूसरी बॉडी स्मूथ सरफेस के ऊपर यानी टेबल की सरफेस के ऊपर मूव करेगी लेफ़्ट टू राइट। सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब हम इसकी कंसिडरेशंस सबसे पहले कवर करते हैं। सो मैंने पहले भी बताया था कि ये क्वेश्चंस जो हैं किताब में नहीं दिए हुए, सिर्फ टॉपिक्स दिए हुए हैं और टॉपिक के बाद पैराग्राफ्स की फॉर्म में सारा टॉपिक है वो लिखा गया है। लेकिन आप लोगों के लिए चूँकि आपने पेपर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो हमने सीरीज़ क्वेश्चंस की स्टार्ट की है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके। क्वेश्चन वाइज आप पूरी वीडियोज़ देख के पूरे चैप्टर को कवर कर सकें। सो इसकी कंसिडरेशन देखते हैं। कंसिडरेशंस इन द सेंस कि आप कुछ चीज़ें ख़याल करेंगे, कुछ तसव्वुर करेंगे और फिर उसके बाद हम कुछ कैलकुलेशंस अपनी कवर करेंगे। सो कंसिडरेशंस कुछ इस तरह से है कि कंसीडर टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ द मैसेज M1 एंड M2। सबसे पहले हमने एक बॉडी ए उसका मैस M1 लिया है और दूसरी बॉडी बी है और उसका मैस हमने M2 चूज़ किया। उसके बाद इनको अटैच किया गया है टू द एंड्स ऑफ द इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर में दिखाया गया, ये फिगर भी आपको पेपर में लिखते हुए बनानी पड़ेगी। तो दोनों बॉडीज़ को हमने एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है। लेट द बॉडी ए मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी ए जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है कुछ एक्सेलरेशन के साथ। डेफिनेटली बॉडी अगर मूव करती है तो वेलोसिटी के चेंज होने से उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। सो वो एक्सेलरेशन है ए। अब नेक्स्ट कंसिडरेशंस कुछ ये हैं कि सिंस द स्ट्रिंग इज़ इनएक्सटेंसिबल देयरफॉर बॉडी बी आल्सो मूव्स ओवर द हॉरिजॉन्टल सरफेस विद सेम एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, जितनी एक्सेलरेशन से बॉडी ए नीचे की तरफ मूव करेगी उतनी ही एक्सेलरेशन से बॉडी बी राइट साइड पर मूव करेगी। एज द पुली इज़ फ्रिक्शनलेस हैंस टेंशन टी विल बी द सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। क्योंकि यहाँ पर जो हमने पुली कंसीडर की है वो फ्रिक्शन लेस है, सो दैट्स वाई इस पूरी रस्सी के अंदर जो टेंशन पैदा होनी है वो टेंशन सेम होगी दोनों केसेस के लिए। दोनों केसेस इन द सेंस कि जो बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है उसकी वजह से जो टेंशन पैदा होगी इस डायरेक्शन में वो भी टी होगी और बॉडी बी जो कि हॉरिजॉन्टली मूव करेगी उसकी वजह से जो टेंशन टी पैदा होनी है इस डायरेक्शन में वो भी होगी कैपिटल टी। सो दोनों के लिए हम टेंशन टी को सेम कंसीडर करेंगे और इसकी वजह है पुली का यहाँ पर फ्रिक्शन लेस होना। अगर पुली फ्रिक्शनेबल हो, यहाँ पर फ्रिक्शन कुछ ना कुछ हो, रगड़ हो, तो फिर हमारी टेंशन्स की वैल्यूज़ दोनों साइड्स पे सेम नहीं रह सकती। इसी तरह से हमने रस्सी को भी यहाँ पर इनएक्सटेंसिबल कहा है। सो रस्सी भी आपने वो लेनी है जो कि रबड़ टाइप मटेरियल की ना हो बल्कि बिल्कुल स्ट्रेट हो जिसमें लचक ना हो। सो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन होगा पूरे केस में वो भी सेम रहेगा। सो अब हम दो काम करेंगे। पहला काम है हमारा डेरिवेशन फॉर ए, यानी जब हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहेंगे दोनों केसेस के लिए, जो एक्सेलरेशन बॉडी ए की वजह से जनरेट हो रही है रस्सी में और जो एक्सेलरेशन बॉडी बी की वजह से जनरेट हो रही है, सो उसको भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम बॉडी ए से। Since body A moves downward, therefore its weight m1g is greater than the tension T in the string.
जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने ये बात कवर कर दी थी कि जब एक बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही है तो डेफिनेटली उसका वेट ज़्यादा है और उस वेट की वजह से जो रस्सी के अंदर टेंशन पैदा होगी वो टेंशन की फ़ोर्स कम है। तो वेट अगर ज़्यादा है और वेट का फार्मूला होता है m1g, तो उसको हम पहले लिखेंगे और टेंशन जो है जो कि रस्सी के अंदर ऊपर की डायरेक्शन में पैदा हो रही है जो कि कम है उसको हम बाद में लिखेंगे। जब हम इस ए बॉडी के ऊपर नेट फोर्स का जिक्र करेंगे तो नेट फोर्स क्या आ जाएगी, नेट फोर्स ऑन द बॉडी ए विल बी इक्वल टू m1g माइनस टी। हमने बात की थी कि नेट फोर्स जो है इस बॉडी के ऊपर लगने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है। सो इस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, एक फोर्स है वेट की फोर्स और दूसरी फोर्स है टेंशन। सो दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो इसीलिए एक क्वांटिटी को हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे यानी कि वेट को हम पॉजिटिव लेंगे और दूसरी क्वांटिटी को नेगेटिव कंसीडर करेंगे। इसकी वजह एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होना है। अब हम नेट का एक और फार्मूला भी पढ़ के आए हैं न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक। न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आपने जानना है तो उस वीडियो का लिंक भी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। सो वहाँ से आप न्यूटन का सेकंड लॉ जान सकते हैं। सो उस न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक भी नेट फोर्स का एक फार्मूला होता है और उस फार्मूला को हम लिखते हैं F इज इक्वल्स टू ma। तो हमारा ये जो केस है इस केस के लिए हमने मैस जो है वो m1 लिया है। सो दैट्स वाई मैस के साथ m आएगा और साथ में मल्टीप्लाई होगा एक्सेलरेशन a। सो स्टूडेंट्स यू आर वाचिंग इन इक्वेशन 1 that net force is equals to m1g minus t for the body A, and in equation 2 net force is equals to m1a। अगर लेफ़्ट साइड पर क्वांटिटीज़ सेम हैं तो फिर राइट साइड पर भी जो क्वांटिटीज़ होंगी वो सेम होंगी अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द मैथमेटिक्स। सो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे। सो इसमें m1g माइनस टी इक्वेशन 1 की राइट साइड इक्वल होगी इक्वेशन 2 की राइट साइड के जो कि है m1a। अब ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। अब हम आते हैं बॉडी बी की तरफ। सो बॉडी बी किस तरह से मूवमेंट कर रही है और इसके ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं। सबसे पहले हम उन फोर्सेस का जिक्र कर लेते हैं। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बी आर, नंबर 1 वेट ऑफ द बॉडी बी एक्टिंग डाउनवर्ड। सबसे पहले इस बॉडी का वेट है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और वो होगा m2g। दूसरी फोर्स कौन सी है, रिएक्शन फोर्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल सरफेस एक्टिंग ऑन द बॉडी बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बॉडी बी के ऊपर की डायरेक्शन में एक रिएक्शनल फोर्स लगेगी जो कि टेबल के थ्रू लगेगी इस बॉडी के ऊपर। सो वो होगी दूसरी फोर्स। तीसरी फोर्स कौन सी है, टेंशन टी इन द स्ट्रिंग पुलिंग द बॉडी बी हॉरिजॉन्टली ओवर द स्मूथ सरफेस। इस बॉडी बी के राइट साइड पर मूव करने की वजह से रस्सी के अंदर एक स्मॉल वैल्यू का टेंशन भी पैदा होगा और वो टेंशन तीसरी फोर्स कहलाएगी इस बॉडी बी के ऊपर लगने वाली। सो अब हम इन तीनों फोर्सेस को जब नेट फोर्स की फॉर्मेशन देंगे तो फिर हम ये देखेंगे कि इस बॉडी बी के ऊपर वेट की फोर्स और रिएक्शन की फोर्स दोनों फोर्सेस हैं इक्वल। जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी सो इन दोनों के कैंसिल हो जाने की वजह से जो रिजल्टेंट आएगा बी के ऊपर वो आ जाएगा ज़ीरो। सो बाकी जो बचेगी फोर्स बी के ऊपर वो बचेगी ओनली टेंशन की फोर्स। सो यहाँ पे लिखा हुआ है दस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी बी इज टेंशन टी अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक हम लिखते हैं नेट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। सो यहाँ पर नेट फोर्स अकेली है टेंशन टी बॉडी बी के लिए और एम ए फार्मूला के मुताबिक यहाँ पर हम m2a लिखेंगे। वजह है क्योंकि बॉडी बी का हमने मैस लिया हुआ है m2। सो दैट्स वाई इक्वेशन विल बी t इज इक्वल्स टू m2a। सो ये है इक्वेशन नंबर 4। सो अब हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को। इक्वेशन 3 क्या थी वो हमने पिछली स्लाइड में ड्राइव की थी आपके सामने, m1g माइनस टी विल बी इक्वल टू m1a। ये थी इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने का मैथमेटिक्स में आपने रूल पढ़ा होगा, दोनों इक्वेशंस को हम ऊपर नीचे लिखेंगे और कुछ क्वांटिटीज़ जो कि ऑपोजिट साइंस के साथ होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी और बाकी क्वांटिटीज़ को हम ऐड अप करके नीचे लिखेंगे। सो यहाँ पर m1g एज इट इज़ आएगा और जो t है इक्वेशन 3 में वो माइनस है और इक्वेशन 4 में t प्लस का है। यहाँ पर प्लस का साइन नहीं नज़र आ रहा है, ये अंडरस्टूड होता है कि यहाँ पर प्लस है। सो ये दोनों t जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वल टू के राइट साइड पे क्या बचेगा, m1a एज इट इज़ प्लस करेंगे क्योंकि हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है। सो प्लस m2a।
दोनों इक्वेशंस जब ऐड हो जाएंगी, आफ्टर दैट हम ये देखेंगे कि यहाँ से इस राइट साइड से ए को कॉमन लिया जा सकता है, तो m1 प्लस m2 ब्रैकेट में आ जाएगा और यहाँ से कॉमन आ जाएगा, और m1g जो है लेफ्ट साइड पे वो एज इट इज़ आ गया। अब हम इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि a के साथ जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम लेफ़्ट साइड पे भेजेंगे तो डेफिनेटली वो उस पूरी वैल्यू के साथ डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पर m1 को ब्रैकेट के अंदर लिखा गया और g को बाहर लिखा गया। इससे परेशान नहीं होना क्योंकि g और m1 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक हम ऐसा लिख सकते हैं। सो फाइनली हमारे पास a की जो इक्वेशन आएगी, अब हमने a को यहाँ लिखा है और इस पूरी टर्म को राइट साइड पे लिख दिया, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको मैथमेटिक्स के इक्वेशंस सॉल्व करने के रूल्स आते हैं तो आपको पता होगा कि a विल बी इक्वल टू m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g। इस तरह से लिखने पर इक्वेशंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अब हम टेंशन t की वैल्यू फाइंड करेंगे। स्टूडेंट्स, टेंशन t की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन 4 और 5 का सहारा लेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 में जो आपको a की वैल्यू नज़र आ रही है उस सारी वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 4 में। सो टेंशन की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। सो हम करेंगे क्या कि टेंशन t विल बी इक्वल टू, अब ये m2 एज इट इज़ क्योंकि इक्वेशन 4 में पुट किया जा रहा है। अब एक्सेलरेशन जो था इसकी जगह पे हमने ये पूरी वैल्यू जो कि राइट साइड पे इक्वेशन 5 के आपको नज़र आ रही है यहाँ पर पुट कर देंगे। सो m1 ओवर m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय g आ जाएगा। सो जैसे ही हमने इस एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट की, सो टेंशन का फार्मूला हमारे पास फाइनली जो आएगा वो आ जाएगा t इज़ इक्वल्स टू, अब m1 और m2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इनको एक साथ लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई हो रहा है g, सो इसको भी हम साइड पे करके लिख सकते हैं। ऑब्वियसली ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है m1 m2 के साथ, और डिवाइड में जो m1 प्लस m2 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। सो टेंशन t का फार्मूला इक्वेशन 6 में आपको नज़र आ रहा है। सो ये थे हमारे दो फार्मूलाज जो हमने डिराइव करने थे। एक डेरिवेशन थी हमारी एक्सेलरेशन a के लिए और दूसरी डेरिवेशन थी हमारी टेंशन t के लिए। सो इस पूरे केस में जो टेंशन और एक्सेलरेशन है जिनकी वैल्यूज़ दोनों बॉडीज़ के लिए सेम है, उनके हमने अलग अलग से फार्मूलाज ड्राइव कर लिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर्स में भी ये आ जाता है। स्टूडेंट्स, मैंने कोशिश की है कि आपको तमाम स्टेप्स वन बाय वन इजीली समझ आ जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई आप पूछना चाहते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह यू विल बी आंसर्ड। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह जल्द हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नई वीडियो के साथ। और रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस इजीली मिलते रहें। सो बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि वीडियोस को लिंक के साथ समझते रहने में डिस्टरबेंस ना हो। सो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह निगहबान।